हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए हम लोग एक नंबर सिस्टम। चलो, हो गया। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए एक बहुत ही बेसिक क्लास यूट्यूब पे आपके लिए लेकर मैं आया हूँ, और जिसमें आपको एकदम बेसिक से गणित के सारे जो आपके आगे कंसेप्ट्स बेसिक्स होते हैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं। और आप इसे ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज़ को ध्यान से। देखिए यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट व्यवस्थित नहीं है आपका, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पर है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो हम क्या होता है कि जो जिनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो स्टूडेंट्स कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जिनको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है। बात समझे ना। वो ये नहीं समझ पाते कि फिर शुरू हमें कहाँ से करना है। तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज तभी होगी जब कंटेंट हमारा क्या हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो। ठीक है। तो उसी सिस्टमेटिक वे के साथ ही अपनी ये क्लास शुरू हुई है। अगर आपने थोड़ा सा भी कभी नहीं मैथ पढ़ी है तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है। बस आप रेगुलरिटी बना के इसे पढ़ते रहो, आपको मैथ अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ठीक। हाँ। और कुछ बातें जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो वो तो हो जाएगी, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा या एकदम वो सब नहीं है कि जैसे बोला जाता है कि हमें डराया जाता है कि अरे मैथ तो ऐसा है वैसा है। तो ये सब मैथ नहीं है। मैथ नॉर्मल है। मैथ सीखने की चीज़ है। मैथ को समझा जाता है, रटने की चीज़ एकदम नहीं है। ठीक है। अगर आप रटोगे तो आपको कभी नहीं आएगी। हाँ, आप समझोगे, उसे सोचोगे तो वो आ जाएगी मैथ। ठीक है ना। हाँ। और कंडीशंस क्या हैं अब वो सुन लो आप। देखिए आप साथ ही साथ जैसे पहाड़े होते हैं, टेबल्स, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, ये सब भी याद करते चलो। ठीक है। जैसे पहाड़े अभी आप शुरू करो प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं वाले वो पहाड़े कौन से होते हैं, जैसे 17 का, 19 का हुआ, 23 का हुआ। तो अभी ऐसे मत याद करना। देखिए तरीका बताते हैं याद करने का। किसी भी चीज़ को एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता है। जैसे आपने कभी पहाड़े नहीं याद किए तो याद भी नहीं होगा। एक ही दिन में नहीं याद कर सकते। हाँ, जैसे एक दिन 17 का आप सोचो कि इस तरह से आपको नहीं याद करना कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ, क्योंकि ऐसे सिस्टमेटिक पेपर में तो आता नहीं। पेपर में कैलकुलेशन आएगी 17 गुणे 9। ठीक है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको अगर पहाड़ा याद है तो आप 17 नवा 153 सीधे लिख दोगे, है ना। तो टाइम बचा ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टाइम हम तभी बचा सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम क्या कर लें, रट लें। ठीक है ना। और पहाड़े ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। और स्क्वायर्स हो गए। अब दूसरी बात करते हैं स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स जैसे आप मिनिमम ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को 10 तक तो याद ही होते हैं स्क्वायर्स। ठीक है ना। तो आपको अगर जिनको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, वो भी याद करें। तो आप 11 से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो कि आज आप 5 स्क्वायर याद करोगे।
जैसे 11 से 15 तक, 11 का 121, 12 का 144 यानी 144, 13 का 169 है ना, 14 का 196, 15 का 225 है ना। चाहे जैसे जैसे आप याद करना चाहते हो वैसे याद करो। ठीक। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ तक हमें याद करना होगा। देखिए, अगर आप 30 तक भी याद कर लेते हो उतना बहुत है, उतना आपके लिए बहुत है। अगर आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीजीएल का, तो आपको 40 तक याद करनी होगी। ठीक है। लेकिन अगर उससे नीचे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब भी 30 तक याद करके काम चल सकता है। चलिए, तीसरी बात क्यूब की। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं याद करनी है, आप डरना मत। एक दिन में ये सब आपको नहीं याद करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करो, अगर आपने मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, मन बना लिया, तो आप धीरे धीरे सब कुछ करो कि पहले मैं पहाड़े याद करूँगा और पर डे याद करूँगा, है ना। ऐसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, है ना। फिर जब आपको पहाड़े याद हो जाएंगे तो आप स्क्वायर से याद करना शुरू करना, फिर आप क्यूब, देखो मैथ आ जाएगी। ठीक। क्योंकि कैलकुलेशंस में कुछ जगह इनका यूज़ होगा, तो वहाँ पर आप गुणा करने नहीं बैठोगे कि 19 गुणे 9 करके 9 9 81, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन को आगे ले जाना रहेगा हमें। ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात। तो आगे बढ़ें, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का एक बार रिमाइंडर करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको, ताकि आप समझ पाओ ढंग से। ठीक। तो कल की क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, कल की क्लास छोड़नी पड़ गई थी, टाइम की कमी थी। चलिए, जैसे कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब डिफाइन किया। और स्टार्टिंग में हमने आपको ये बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम्स क्या होते हैं, है ना, संख्या पद्धति है क्या, तो ये सब समझा आपने। फिर वहाँ पे आपने स्थानीय मान, अंकीय मान निकालना सीखा। स्थानीय मान क्या होता है, कोई अंक जिस स्थान पर आता है वही उसका स्थानीय मान होता है, यही तो सीखा था। और अंकीय मान क्या होता है, कोई अंक जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है, कोई अंक जितना होता है वही उसका अंकीय मान होता है। और फिर आपने उसके बाद क्या बोला था कि वो अंक बताइए जिसका स्थानीय मान और अंकीय मान सेम होता है। तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है। और हमने एक बेसिक सी बात और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि डेसिमल सिस्टम में कितने अंकों का यूज होता है। तो आपने बताया था ना 10 अंकों का यूज होता है, 0 से लेके 9 तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दशमलव का स्थानीय मान निकालना सीखा। फिर कुछ सवाल जो इस पे बनते थे, 4 से 5 सवाल या 4 ही सवाल क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको। ठीक है। अब बात करते हैं संख्याओं के वर्गीकरण पे। तो आप हेडिंग लगाओगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। और इसे ध्यान से समझोगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, थ्योरी है। ठीक है। अगर थ्योरी हमारी क्लियर होगी तभी तो हम समझ पाएंगे आगे। तो हेडिंग लगा लो आप, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो ये लगा लेंगे अपनी क्या हेडिंग। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का मतलब बताओ पहले आप। देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना, बांटना, तोड़ना, क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है ना, वर्गीकरण का मतलब ही होता है। अब लेकिन यहाँ वर्गीकरण हो किसका रहा है, नंबर्स का हो रहा है, संख्याओं का। तो कौन सी ऐसी संख्याएं जिनको हम अलग अलग तोड़ेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ठीक है। तो वो संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्या। उसे क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक संख्या होगी जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या, एक संख्या है जिसका नाम है क्या, सम्मिश्र संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ही क्लासिफिकेशन करना है। यानी जब हम सम्मिश्र संख्या को तोड़ते हैं ना, तो ये दो पार्ट में टूटती है।
पहली क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दूसरा होगा जिसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये बताया था कि काल्पनिक संख्या कौन सी है, आई, आई मतलब आयोटा, आई का मतलब क्या, आई का मतलब आयोटा, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसे। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई की पावर जब 2 लगाते हैं तो उसका मान -1 होता है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू होगी रूट में -1। देखिए ये सब क्या कैसे हो रहा है, अभी आपको ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ बता रहे हैं बस आप उसको जानो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आई स्क्वायर का कैसे क्या होगा, छोड़ो, आप ये भी सारी बेसिक चीज़ें बताएंगे, लेकिन बस इतना जानो कि सबसे बड़ा काल्पनिक नंबर आई होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई की वैल्यू रूट में -1, बस अभी इतना ही जानो, ठीक है। और वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आगे समझेंगे। चलिए, तो ये तो काल्पनिक नंबर था, तो आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है, इतना समझा था। तो अपनी काल्पनिक संख्या यहीं पे समाप्त। काल्पनिक संख्या का मतलब हमने बताया था वो संख्या, वो नंबर जो हमारी कल्पनाओं में है, इमेजिनेशन, वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। तो रूट में लिखी हुई कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है, रूट में लिखी हुई कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट या फोर्थ रूट की बात नहीं, रूट में लिखी हुई कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट की बात चल रही है, वर्गमूल की, तो वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। वो कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, यानी काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। बात समझ पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको छोड़ते हैं, अब हेडिंग डाल लो आप, रियल नंबर, रियल नंबर। देखिए इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाकर ही समझेंगे। वास्तविक संख्याएं, अब रियल नंबर वहीं पे ख़त्म। रियल नंबर का उससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा वर्गीकरण नहीं। अब आप हेडिंग लगाओगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। अब आपको समझना है रियल नंबर क्या है, ठीक है, रियल नंबर। देखिए अब सब कुछ हमें इसी में पढ़ना है, रियल नंबर्स में ही, वास्तविक संख्याओं में ही। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब जितने भी सब कुछ टूटेंगे, जैसे आपका, अगर आपने सुना होगा, नहीं भी सुना कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर भी समझो, दशमलव, पूर्णांक, ये सब सुना ही है आपने ना, दशमलव, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारे नंबर्स आपके किस में समाये हैं, रियल नंबर में। अब यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे, रियल नंबर को जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सब टूटकर बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरी आप सुनना, अब जब आप रियल नंबर को तोड़ोगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये 2 पार्ट में टूटेगी। पहला क्या, पूर्णांक, पहला क्या, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर, और दशमलव, दशमलव, दशमलव मतलब डेसिमल, दशमलव का मतलब क्या, डेसिमल। कहने का मतलब हुआ, वास्तविक संख्या का जब क्लासिफिकेशन करेंगे, वास्तविक संख्या को जब तोड़ेंगे, तो 2 पार्ट में, पूर्णांक में और किस में, दशमलव में, ठीक है, समझ पाए। तो अब हम बात अभी पूर्णांक की नहीं, अभी हम बात करेंगे दशमलव की, ठीक। दशमलव का मतलब समझते हैं ना, आपने देखी होंगी बहुत सारी संख्याएं ऐसे लिखी हुई कि पॉइंट में लिखी होती हैं, पॉइंट में लिखी होती हैं, जैसे 0.5 लिखा होता है ना, 0.562 लिखा होता है, या 0.3, और इस पे से एक तरह से एक लकीर खींची होती है, या समझ लो आप इसको बार बोलते हैं,
ऐसे ऊपर निशान दिया होता है, बार बोलते हैं। ये क्या होता है ये बाद में जानेंगे। फिर अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, दशमलव की। तो ये सारी संख्याएं क्या है? दशमलव संख्याएं। ये सारी संख्याएं क्या है? दशमलव। ठीक है। अब बात करते हैं दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव कितने टाइप के होते हैं, दशमलव संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, समझ पाए ना। तो दशमलव को पहले दशमलव की बात करेंगे, तो हम ये फिर से मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है ना, तो आपको समझाने के लिए मिटाना तो पड़ेगा ही। तो सिर्फ बात करेंगे दशमलव की। अब दशमलव के बाद समझो आप, दशमलव की बातें समझो। देखिए अगर हम दशमलव की बात करें कि दशमलव कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है 5, 5/2, ठीक है, 5/2, और लिखा हुआ है 10, 10/3, ठीक है, ये तो इतना तो समझ सकते हैं ना आप। और जैसे लिखा हुआ है 22, 22/7, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब हम 5 को भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं किस में? 5 में। 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 एकम 2, नहीं सर 2 एकम 2 नहीं, 2 दूनी 4, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 2 दूनी कितना? 4। ऐसे ही तो भाग लगाएंगे आप, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो अब आपको यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, एक रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। अब भाग आगे कैसे जाएगा? पहले आप वहाँ एक दशमलव दोगे, वहाँ जैसे ही एक दशमलव लगाया तो फिर आप यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे। अब 2 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि या तो 10 कट जाए या 10 से कम होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 पंचे 10, यानी ये 10 खत्म हो गया। आंसर कितना आया? 2.5, यानी 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2.5। 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। बोलिए इतनी बात समझ में आई? 5/2 को लिख सकते हैं 2.5, ठीक है। अच्छा, ये इसका आंसर निकाल लिया। अब 10 को भाग लगाएंगे 3 से, अब 10 को 3 से भाग लगाते हैं, तो 10 को भाग देंगे 3 से, तो 10 को भाग लगाया जाए 3 से। अभी बताओ कितनी बार ले जाएं? तो आप बोलेंगे 3 बार ले जाएंगे, 9 आएगा, 3 तिया 9, है ना। बचा कितना? 1। अच्छा अब तो जाएगा नहीं, तो आप फिर यहाँ दशमलव लगाओगे ना, तो फिर जीरो बढ़ाओगे। अब कितनी बार? सर फिर 3 बार जाएगा। चलो ठीक है, फिर 9 आ गया, फिर बचा 1, बचा कि नहीं। अब फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब अच्छा दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार दशमलव लगा दिया, तो अब आप जीरो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो तब तक जब तक कि वो विभाजित ना हो जाए, ठीक है। तो फिर ले जाओगे आप 3 बार, तो फिर 9 लिखोगे, अभी फिर 1 बच गया। अच्छा आप सोचो, क्या ये सिलसिला रुकेगा? कॉपी भर जाएगी हमारी, है ना, पूरी दुनिया के पन्ने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। बात समझ पाए कि नहीं? देखिए बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, पूरी दुनिया के पन्ने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अब ये 10 10 10 10 ऐसे बनता चला जाएगा और आपकी कॉपियाँ भर के ख़त्म हो जाएंगी। तो मिला जुला के आपने इतनी चीज़ समझी कि सर ये पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा और इनफाइनाइट टर्म तक आएगा, अनंत पदों तक आएगा, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। 3 के बाद जो 0.33333333 ऐसे आता चला जाएगा, समझ पाए ना। तो यानी यहाँ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर उसको लिखेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनो, 3.3 रिपीट हो रहा है ना, 3 ही तो रिपीट हो रहा है, तो जो अंक रिपीट होता है ना उस पे ऐसे एक चिन्ह दे दिया जाता है, एक सिंबल, एक प्रतीक। इसका मतलब होता है कि ये रिपीटेड अंक है जो इनफाइनाइट टर्म तक, इनफाइनाइट पदों तक, अनंत पदों तक रिपीट होगा। अब बात समझ पाए? इस बार का मतलब क्या होता है? अगर एक डिजिट पे बार लगा है एक अंक पे, तो सिर्फ सिंगल अंक रिपीट हो रहा। अगर कहीं वही बार 2 डिजिट पे हो जाए तो डबल अंक। समझ पाए? ठीक, चलिए। तो अभी तो फिलहाल 2 टाइप के दशमलव देख लिए। एक दशमलव ऐसा था जो पॉइंट के बाद सीधे कट गया और वहीं रुक गया, लेकिन ये दूसरा वाला ऐसा था जो कटा नहीं, चलता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमारी कॉपियां भर जाएंगी।
चलो ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं। अब 22 को डिवाइड करते हैं 7 से। 22 को आप 7 से डिवाइड करो। तो जब 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से भाग लगाना है किसमें, 22 में, ठीक है, 22 में। तो 7 तियाँ 21, बोलो, फिर घटा लें। अब यहाँ 1 बचेगा। अब ये समझ गए ना आपकी, दशमलव लगा के 0 बढ़ाना है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है ना 1 में। तो 1 में जब भाग नहीं जा रहा है तो आप दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ। अभी कितना, 7 एकम 7, एक बार ले जाओगे 7 लिखोगे, घटा लोगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 में तो 7 से भाग नहीं जाएगा, तो हम अपनी मर्जी से एक 0 बढ़ा लेंगे। अभी देखिए 30 हो गया ना। अब 7 से भाग ले जाओ, 7 चौके 28। अभी कितना आ गया सर, अभी तो 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा ना। तो अभी फिर 0 बढ़ाओ, आप 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार, अब 20 हो गया। अब अगर 20 हो गया तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। तो 20 था, 14 हुआ, फिर घटाया, कितना बचा, 6 बचा ना। अब भी 7 से भाग नहीं जाने वाला इसमें, तो फिर 0 बढ़ा दो। अब ले जाएंगे 7 अठे 56, 56। अब घटा लो 4, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो, 7 पचे 35। कुछ नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो आप, कुछ नज़र आया, हाँ आया। कि दशमलव के बाद जो अंक हो रहे हैं ना वो बदल बदल कर आते जा रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो, पॉइंट के बाद 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, अब कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बदलता जाएगा ये सिलसिला, पता नहीं कहाँ रुकेगा ये नहीं मालूम, लेकिन अंक क्या हो रहे हैं, बदल बदल कर आ रहे हैं। तो यानी कि 3.14285 डैश डैश डैश, यानी अंक बदल रहे हैं। तीसरा दशमलव ये हो गया, समझे बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से समझा रहे हैं तो आप समझ लो उसका आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है, और ये बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है ना। आगे ये जाकर के कि आगे ये जाकर एक बेस तैयार कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आगे समझिएगा, आगे सुनना। अब इतनी बात समझ आई ना, तो ध्यान से सुनिए। अब अगले पॉइंट में आपको बताते हैं। दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखे। एक दशमलव वो था कि जो दशमलव के बाद शांत हो गया, शांत हो गया ना, शांत होने का मतलब रुक गया, उसका तूफान थम गया। 5 पे ही ये डिवाइड होके रुक गया यहाँ पे। दूसरा ये है कि ये शांत हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना, ये चलता चला जा रहा है। लेकिन इसकी एक खास बात ये थी कि इसमें जो अंक है वो रिपीट हो रहा था ना। ये तीसरा है, ये भी नहीं शांत हो रहा है। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात है कि इसमें अंक बदल बदल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अब जो ये 2.5 है ना, हम इसको फिर से 5/2 बना सकते हैं। अब सोचो कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर हम दशमलव हटा दें तो दशमलव हटाते ही ये कितना है, 25 है। दशमलव हम यहाँ से गायब कर दें तो 25 है ना। और दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद, पीछे से 1 अंक बाद है, तो आप नीचे 10 कर दोगे, समझ गए। अगर 2 अंक बाद होता तो डबल 0 कर देते। तो ये हो गया 25/10। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसी पहाड़े में 25 और 10 दोनों आता हो। हाँ सर, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 5/2। बोलो, मिल गया फिर से कि नहीं। जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए ना, समझ पाए। अब दूसरे वाले की कहानी समझिए। देखिए, इसका एक लॉजिक होता है, हालांकि अभी हम आपको शॉर्टकट तरीके से ही समझा रहे हैं, फिर ये एक टॉपिक है, फिर भी कोशिश करेंगे जितना अच्छे से समझा पाएँ इसको। देखिए, जितने अंक पे बार लगता है ना, जितने अंक पे बार लगता है, जैसे ही आप बार हटाओगे नीचे उतने ही 9 बढ़ जाते हैं, ठीक है। जितने डिजिट पर बार लगा होता है, जैसे ही बार हटता है नीचे उतने ही 9 बढ़ जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना। ये 3 पॉइंट लिखा है ना, तो इसको लिखा जाएगा 3+, जहाँ पॉइंट है वहाँ प्लस, और 3 एक ही अंक पे तो बार लगा है तो बटे 9 कर देंगे। ये इसके सॉल्व करने का तरीका, ध्यान से समझिए। 3.3 पे बार है ना,
तो बस 3 प्लस कर देंगे और 3 पे एक ही अंक पे तो बार लिखा है, तो 3/9 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो आप। तो कैसे सॉल्व करोगे? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ठीक है। अब ये कैसे हल होता है, ध्यान से सुनिए। 3 प्लस 1/3 आ रहा है ना, 3 प्लस 1/3 आ रहा है ना, तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा। 3 तियाँ 9, 9 और 1 10, 3 तियाँ 9, 9 और 1 कितना 10, तो 10/3 बनाएगा ये। 10 बटे कितना बना देगा 3। तो जहां से चले थे फिर वहीं आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, समझ पाए बात को? नहीं समझ आया फिर से देखो, कोई और बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2.3 और 3 पे बार लगा दें, 2.3 और 3 पे बार लगा दें, तो हम कहें कि आप ये दशमलव हटा सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हटा सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 2 और पॉइंट जहाँ है वहाँ प्लस और 3 पे बार लगाए तो 3/9 कर देंगे। 3 कितना कर देंगे 9, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा 7/3। बोलो कुछ समझ आया? चलिए आगे समझिए, फिर से एक लेते हैं। जैसे लिखा है 1.4 और 4 पे बार लगाए, तो हम ये बोलें कि इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के रूप में, तो आप हाँ बोलोगे। 1 + 4 और 4 पे ही तो बार लगा सिंगल डिजिट पे, तो 4/9 कर लोगे। अब ये तो कटने वाला है नहीं, किसी पहाड़े में 4 और 9 साथ साथ आता नहीं है, तो 9 एकम 9 4 13, 13 बटे कितना 9। अब समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो हमारा जो काम था बस इससे था। ठीक, चलिए आगे समझिए। अब ध्यान से समझना। अब ये वाला दशमलव इसको कैसे भिन्न के रूप में बनाए? देखिए ये भिन्न थी ना, अंश और हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो अंश और हर से दशमलव बनाया, दशमलव से फिर भिन्न बन गई अंश और हर के रूप में। देखिए अंश और हर भिन्न थी, इसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन भिन्न। तो भिन्न से दशमलव बनाया, दशमलव से फिर भिन्न बन गई। लेकिन ये जो आपका भिन्न है ना, इससे आपने दशमलव बनाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं कि वापस से फिर क्या बन जाए, भिन्न बन जाए। समझे बात को? इससे आपने दशमलव तो बनाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं कि वापस से ये फिर 22/7 लिख सकें। ठीक है, हाँ डायरेक्ट आप चाहो आप बोलोगे सर 22/7 का ही तो मान ये है, तो इसकी जगह 22/7 तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इनके तो कुछ तरीके थे ना, कायदे कानून थे जिनकी वजह से ये बना ना, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब बात समझना मेरी ध्यान से। तो ये जो हैं, ये जो दशमलव हैं, ये दोनों दशमलव सेम प्रजाति के हैं, ये दोनों दशमलव सेम प्रजाति के हैं, और इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये एक ऐसे दशमलव हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और यही अपने रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात समझ आई? यहाँ से बनती है परिमेय संख्या, ये हमारे क्या परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, अभी सब लिखा देंगे, पहले समझ लो। और ये दशमलव संख्या ऐसी है जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कहलाती है इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। अब समझ पाए? तो लिखे, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, ऐसी दशमलव संख्याएं। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद, जिनमें दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रेपिटेशन। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्हें हम p/q की फॉर्म में, देखिए पर्टिकुलर p/q की फॉर्म लिख लेते हैं तो सारे उसी में आ जाएंगे। उन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिखा? चलिए, जैसे में आप इन दोनों को नोट कर लो, इन दोनों को जैसे हमने बनाया सिर्फ ऐसे ही नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख करके। ये हैं आपकी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, सिर्फ यही दो, इन्हीं दोनों को लिखना है आपको। 5/2, 10/3 रैशनल नंबर्स। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, वीडियो रोक करके लिखा करो आप। अगला लिखिए, अगला पॉइंट है दूसरा, पॉइंट नंबर 2 डाल के देखिए, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद, जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन्हें p/q की फॉर्म में, उन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिखा? एग्जाम्पल में आप इसको लिख लो, 22/7 3.14285 डैश डैश इसलिए कर दिया क्योंकि नंबर्स और भी ज़्यादा आएंगे और बदल बदल कर आएंगे, तो इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं बना सकते। ठीक है ना, जैसे। चलिए अभी आपको और डिटेल में ले चलते हैं और अच्छे से समझाते हैं और एग्जाम्पल्स लेके। ये रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या, कैसे पहचान करोगे? देखिए कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाते हैं एग्जाम्स में कि हमसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि पहचानिए कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, यानी कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, जो आपका एग्जाम्पल है वो सिर्फ परिमेय संख्याओं पे बेस्ड है। संख्याएं, रैशनल नंबर। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे रैशनल नंबर की बात करें, दो एक रैशनल नंबर है। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी तो आपने बोला कि p/q की फॉर्म में लिख पाए वो रैशनल होता है। हाँ तो लिख सकते हो ना आप 2/1, किसी भी संख्या के बटे में आप एक आसानी से लिख सकते हो, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर हम ये पूछें रूट में 16 रैशनल परिमेय संख्या है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए 16 बाहर आ जाएगा ना इसमें से, क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, तो 4/1 नहीं लिख सकते आप? आराम से लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हो ना इसको। वर्गमूल के अंदर 16 है, तो जब बाहर आएगा तो 4 होगा, तो आप 4/1 लिख सकते हो, रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अभी बताना आप, 25/36 रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ है सर। 25 को बाहर जब निकालेंगे 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग है ना 25, और 36 को जब बाहर निकालोगे आप 6 हो जाएगा, तो 5/6 यानी p/q का रूप नहीं है। इसकी शक्ल मिल रही है ना p/q की फॉर्म से, p/q के रूप से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर है। ठीक है ना, आगे जैसे देखिए, अगर हमने लिख दिया 22/7, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये तो सीधे सीधे बता रहा है सर p/q के रूप में है तो रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आपका स्क्वायर रूट में 361, 361, अभी बोलो, अभी बोलिए ये रैशनल नंबर है या नहीं है? अच्छा, आप जिसको स्क्वायर याद होगा वही बता पाएगा, और जिसको नहीं याद है ना तो वो बता ही नहीं पाएगा। हाँ है, ये रैशनल नंबर है,
इसको लिख सकते हैं हम 19/1, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361 क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361 और 361 यानी 361 का स्क्वायर रूट होगा कितना 19 यानी 19, तो 19/1 लिख सकते हैं। ये है रैशनल नंबर्स। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। समझे बात को, आगे बढ़े चलिए। तो ये थे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। आगे इर्रेशनल नंबर, अब हेडिंग डालो आप, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे हमने लिख दिया 3.14629208, ऐसे डैश लिखते चले जाएं, तो इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट में 3, स्क्वायर रूट में 3, बताइए कैसी संख्या है, ये अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल है क्या। कोई ऐसी संख्या बता दो जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाता है क्या, नहीं ना। तो फिर ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट के अंदर 17, बताइए है किसी का वर्गमूल, नहीं है ना, बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा, दशमलव में, और वो दशमलव ऐसा होगा जो अशांत होगा, समझ गए ना, उथल पुथल मचाता हुआ नजर आएगा, ऐसे जैसे ये, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे अगला, जैसे मान लीजिए, अच्छा अभी बहुत सारे लोगों के मन में हलचल मची होगी, हलचल ये हो रही होगी कि सर पाई क्या है, ठीक है, तो उसका भी जवाब देंगे, पहले आप समझो। जैसे मान लीजिए लिखा है 13/16, बताइए परिमेय है या परिमेय, परिमेय मत बोलना आप, क्योंकि सिर्फ 4 ही बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, 1/4, 13 तो रह जाएगा ना, और 13 रह जाएगा तो दशमलव तो बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर 13 लिखा है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, पूर्ण वर्ग, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, समझ पाए ना। यानी 13 का जो स्क्वायर रूट आए, 13 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे वो आप दशमलव में आएगा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं पाई की। हाँ पाई भी लिख लो भाई, पाई लिख लीजिए, पाई, ये आपका पाई। हाँ अब पाई के बारे में, अब कितने लोग कह रहे होंगे कि पाई का मान सर 22/7 होता है, तो ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी लगभग मान है, वो हमें सवाल को सॉल्व करने में लेते हैं। ये जो पाई की वैल्यू आप 22/7 बोल रहे हो ना, 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स, ये सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होती है, ठीक है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 3.146 समथिंग डैश 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 डैश, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो किसी की ओरिजिनल वैल्यू से उसकी प्रकृति डिसाइड होती है, ठीक है, ना कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से, ठीक। तो पाई का ओरिजिनल मान ये है, और आप जानते हैं इस टाइप की कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। तो पाई क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। और पाई की जो 22/7 वैल्यू बात कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू।
लगभग मान है और लगभग मान से उसकी प्रकृति डिसाइड नहीं कर सकते। अब समझे बात को। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। हाँ सर, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये सेक्शन अपना दशमलव वाला खत्म हो गया। दशमलव वाला तो खत्म। अब क्या था? देखिए, वास्तविक संख्या को हमने तोड़ा। वास्तविक संख्या को आपने तोड़ा किसमें? दशमलव और पूर्णांक में। वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन किया था ना, वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन किया तो वो दशमलव में टूटा और पूर्णांक में। तो दशमलव वाला सेक्शन तो हमने खत्म कर लिया। दशमलव वाले सेक्शन में हमने ये सीखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये सब नहीं याद करना है कि वास्तविक संख्या कितने पार्ट में टूटती है ना, इमेजिनरी नंबर कितने पार्ट में टूटता है या नहीं टूटता है, इससे सबसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना, जो पीछे पड़ा है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, बस कितने पार्ट में टूटता है इससे कोई लेना देना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए लेके चल रहे हैं ना। तो अभी बात करेंगे जो सेकंड पार्ट था रियल नंबर्स का, पूर्णांक, उसकी। पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा 5, 6, 7, 20, 17, 19, 95, 116, 18, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब पूर्णांक कहलाते हैं, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, ये 5, 6, 7, 20, 17, 19, 95, 116, 18 मतलब 18 और 16, 15, ये सारे क्या हैं? ये सभी पूर्णांक हैं। इन सबको हम पूर्णांक बोलते हैं। दशमलव लग जाता है तो फिर वो दशमलव होता है ना। तो ये क्या है? पूर्णांक। ठीक है ना, बात समझे। देखिए, इनका यूज क्या है, जैसे कभी कभी आपने सवाल देखा होगा, कहता है निकटतम पूर्णांक तक आंसर बताइए, तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि जब हमने थ्योरी नहीं पढ़ी होती ना, तो हम उस लाइन का मतलब ही नहीं समझ पाते सवाल में, कि एक्चुअली सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, तो निकटतम पूर्णांक, जैसे अभी हम बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा है 5.9, लिखा है ना 5.9। अब 5.9 का निकटतम पूर्णांक क्या है? इसके करीब कौन है? 6। अगला जस्ट 5 रुपये 90 पैसे हैं, ऐसे समझिए। तो इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा? 6 ही तो होगा। मतलब इसके जस्ट बाद अब कौन आने वाला है? 6 आएगा, आएगा ना। जैसे अगर हम बोलें 7.7 का निकटतम पूर्णांक क्या है, तो इसका करीबी इंटीजर कौन सा है? 8 है। कौन है? 8 है। अगर 9.6 बोलें, इसका निकटतम इंटीजर कौन सा है? इसका निकटतम यानी इसका करीबी इंटीजर कौन सा है? 10 है। समझ पाए ना। तो ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं समझ पाए ना, जिनमें दशमलव एकदम ना हो सब पूर्णांक है। पॉइंट पूर्णांक है, पूर्णांक ना हो, सॉरी दशमलव ना हो, पूर्णांक कहलाता है। अब बात ये करते हैं कि अभी तो हमने ये बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डैश 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 मैनी मोर। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके पूर्णांक है ना, ये सभी पूर्णांक हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आप +1 भी लिखते हो, -1 भी लिख सकते हो। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है,
पूर्णांक सम भी होते हैं, पूर्णांक विषम भी होते हैं। पूर्णांक सम भी होते हैं, पूर्णांक विषम भी होते हैं। पूर्णांक भाज्य भी होते हैं, पूर्णांक अभाज्य भी होते हैं। यानी कि मिला जुलाकर हमें एक बात ये समझ में आई कि सर अब आप यहाँ पर ना पूर्णांकों को कई पार्ट में तोड़ने वाले हो। अब आप हमें पढ़ाओगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, आप पढ़ाओगे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, आप ये पढ़ाओगे कि सम पूर्णांक क्या होते हैं, आप ये भी पढ़ाओगे कि विषम पूर्णांक क्या होते हैं। आप इसी में हमें ये भी पढ़ाने वाले हो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप इसी में ये पढ़ाओगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इतना सब कुछ अब इस पूर्णांक में हमें क्या पढ़ना है, समझ पाए ना? ठीक है, चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें। सबसे पहले पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींची, लाइन, ठीक है, टेढ़ी हो गई क्या? कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा। नहीं, सीधी तो बना के रहेंगे, ठीक है। चलिए देखें, अब ये कोई लाइन है, ठीक है। तो लाइन है तो ध्यान से समझना आप, मैथमेटिक्स में इसी लाइन पर सारे नंबर्स हैं। मैथमेटिक्स में, गणित में आपके इसी लाइन पर सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, अनंत तक। कैसे? पूरा ब्रह्मांड इस छोटी सी लाइन में ही समाया है। आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा है, दिखाते हैं ना हम, देखिए ये जो पॉइंट है